नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। 24 के सियासी चौपर पर कांग्रेस ने भी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी इस मुहिम में जुट गई है, जिसके लिए कांग्रेस अपने तुरुप के पत्ते प्रियंका गांधी के लिए खास रणनीति पर भी काम कर रही है। क्या है वो रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वांचल के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव। प्रियंका गांधी लड़ेंगी फूलपुर से चुनाव। नेहरू की सीट से बिछेगी बिसात। पूर्वांचल पर पकड़ का होगा प्रयास। टूटेगा कांग्रेस का सियासी वनवास। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, लेकिन यूपी में पूर्वांचल में बढ़त बनाए बगैर सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस सच को समझते हुए कांग्रेस पूर्वांचल फतेह के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस पूर्वांचल के किले को भेदने के लिए अपनी पोस्टल गर्ल प्रियंका गांधी को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि प्रयागराज में प्रियंका गांधी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका गांधी देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि फूलपुर से विपक्षी गठबंधन इंडिया की उम्मीदवार हो सकती है। कांग्रेस यूपी में अपने को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को लगातार चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रही है। कभी उनका नाम वाराणसी के लिए आता है तो कभी रायबरेली से। इसकी वजह यही है कि कांग्रेस यूपी में अपना जनाधार सुधारने की कोशिश कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट शेयर हासिल कर सकी और 2 सीटों पर पार्टी की जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को सिर्फ रायबरेली में ही सफलता मिली थी। यही वजह है कि 2024 को लेकर कांग्रेस प्रदेश में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसकी नजर पूर्वांचल पर है। पार्टी पूर्वांचल में बीजेपी की रणनीति को टक्कर देने के लिए अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया गांधी और फूलपुर से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कराए जा रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल इस वक्त बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने यहां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी चेहरों का सहारा लिया है। ऐसे में इंडिया का सहयोगी दल सपा पूर्वांचल में अकेली नजर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल में जब सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर और अपना दल कमेरावादी का साथ था, तो गठबंधन ने कई सीटों पर एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। अब कांग्रेस इस पूरे इलाके में अपने बड़े चेहरे को उतारकर पकड़ बनाने की कोशिश में है। फूलपुर लोकसभा सीट से प्रियंका को उम्मीदवार बनाने के और भी कई मायने हैं। फूलपुर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की परंपरागत सीट रही थी। उन्होंने यहां से 3 बार जीत दर्ज की थी। पंडित नेहरू ने यहां से 1952, 1957 और 1962 का लोकसभा चुनाव जीता था। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 के उपचुनाव में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से जीती थी। 1967 के चुनाव में भी उन्हें फूलपुर से सफलता मिली थी। उनके इस्तीफे के बाद 1969 में हुए उपचुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जनेश्वर मिश्र ने कांग्रेस को पहली बार इस सीट पर हराया था। इसके बाद 1971 में कांग्रेस ने यहां से बीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया और वह जीत दर्ज करने में सफल रहे। 1977 में जनता पार्टी की प्रत्याशी कमला बहुगुणा ने कांग्रेस के राजपूजन पटेल को हराया था। इसके बाद कमला 1980 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर ही रामपूजन पटेल भी यहां से जीते थे। इसके बाद से सभी चुनाव में कांग्रेस को हार ही मिली है। करीब 4 दशक बाद एक बार फिर गांधी परिवार अपनी परंपरागत सीट को हासिल करने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। पंडित नेहरू की कर्मभूमि के आधार पर इंडिया के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कांग्रेस फूलपुर सीट पर हक जता सकती है। चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी फूलपुर के चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो इलाहाबाद, भदोही, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के साथ पूर्वांचल के अन्य सीटों पर इसका असर दिख सकता है। यूपी में कामयाबी के प्रियंका का चुनावी मैदान में उतरना और पूर्वांचल पर पकड़ के लिए उनका फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना, दोनों का असर तो सकारात्मक होगा ही। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के लिए संघर्ष कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस बीजेपी के लिए मजबूत चुनावी प्रबंध के सामने अपने लचर संगठनात्मक ढांचे के दम पर अपनी रणनीति पर किस हद पर कामयाब हो पाएगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जिलाध्यक्ष इंद्रजीत यादव के नेतृत्व में सांसद जगदम्बिका पाल को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा है। सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने बीएससी कार्यालय से बाइक रैली निकालकर सांसद को 6 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए कहा कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की समस्या निराकरण के लिए प्रदेश के सीएम और देश के प्रधानमंत्री से वार्ता करें। डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद, शिक्षा मित्रों के संघर्षों के नेता, हम सबके अभिभावक आदरणीय जगदम्बिका पाल जी को हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कुमार शुक्ला जी के आह्वान पर हम लोगों ने 5 सूत्री मांग को लेकर के आदरणीय सांसद जी को दिया गया है। आदरणीय सांसद जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, आपके प्रांतीय कार्यकारी को लेकर के और जनपदीय कार्यकारी को लेकर के हम वार्ता करके आपको निजात दिलाएंगे। शिक्षा मित्र हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्होंने पिछले 22 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी इन शिक्षा मित्रों का समायोजन हो चुका था। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इन्हें अवसर 2019 तक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको एक मानदेय पर रखा है। लेकिन जिस तरह से समायोजन के बाद मानदेय हुआ, इसमें उनके सामने काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। आज उन्होंने अपने 1.5 लाख शिक्षकों को जो पिछले 22 वर्षों से इस शिक्षा मित्र के रूप में बुनियादी शिक्षा के साथ जुड़े हैं। तो वही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ रामलीला मैदान में बाइक रैली के लिए एकत्रित हुए। ये बाइक रैली रामलीला मैदान से चलकर सांसद वरुण गांधी के कार्यालय पहुंची, जहां संघ के द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने पीएम और यूपी सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि सभी स्टेट या स्टेट पास शिक्षा मित्रों को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक बनाए जाए, साथ ही सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतन भी दिया जाए। 6 सूत्रीय मांगे हैं ज्ञापन में समाहित। हम पिछले विगत 22 वर्षों से लगातार बहुत कम पैसे में, मात्र अब तो 10,000 रुपये मिल रहा है, हम लोग बहुत दूर अपने अपने विद्यालयों में जा रहे हैं और शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने में अपना जी जान लगा रहे हैं। अपने परिवारों की चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारे परिवार बिखर चुके हैं, अल्प मानदेय में कुछ गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे लोग 70 किलोमीटर दूर है, मैं ही 30 किलोमीटर दूर जाता हूँ। ऐसे में लगभग 2,500 रुपये तो प्रति महीने में पेट्रोल व्यय में चला जाता है। तो बताइए क्या बचता है। ऐसे में तो इसमें 6 सूत्रीय मांगे हैं। पहली मांग ये है कि शिक्षा मित्र 22 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमावली में संशोधन कर पूर्ण समायोजित शिक्षक बनाया जाए, शिक्षक का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे साथी ये प्रक्रिया पूरी हो शिक्षक बनाए जाने की, उस प्रक्रिया को पूरा होने तक 12 माह का सम्मानजनक 62 साल तक वेतन दिया जाए। ज्ञापन तो क्योंकि हम लोग कंटिन्यू पिछले 6 साल से लगातार दे रहे हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे माननीय मंत्री जी हो, विधायक जी हो, कोई जगह ऐसी पिछले 6 सालों से हमने नहीं छोड़ी जहां हम अपना ज्ञापन अपनी बात रखने के लिए नहीं गए। हालांकि जैसे आज सांसद जी नहीं मौजूद है किसी कारण पर, सफा नहीं मिला कि आपकी जो मांग है वो हम आपके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मांग इससे पहले भी जाती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, जैसे भारत के सारे प्रदेशों में जो भी समुदाय कर्मचारी हैं, खासतौर से शिक्षा विभाग में, तो कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा जिसकी समस्या हल ना हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के। औरैया पहुंचे राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को ग्राम प्रधान द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। राज्यसभा सांसद एरवा कटरा ग्राम पंचायत सूरजपुर उमरैन द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित अंत्योष्टि स्थल का लोकार्पण करने पहुंचे। लोकार्पण में आए क्षेत्रीय लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने विपक्षी के INDIA गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है। तंज कसते हुए सांसद ने कल तक एक दूसरे को फूटी आंख न देखने वाले दल वर्तमान केंद्र सरकार के डर से एक जगह इकट्ठा हुए हैं और जनता को धोखा देकर जनता को लुभाने की कोशिश करते हुए अब नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रधान जी के प्रयास से उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि मेरी पंचायत में अंत्येष्टि बनवाओ, तो अंत्येष्टि बनकर तैयार हुई। उसका लोकार्पण के लिए हम लोग आए। लोकार्पण के लिए तो आने का एक माध्यम है। बहुत दिनों से मेरा यहाँ आना भी नहीं हुआ था और ये पंचायत मुझे लगता है कि सबसे लास्ट की पंचायत है। इसके बाद ताखा
ब्लॉक लग जाता है, इटावा जिला लग जाता है, ये सबसे लास्ट की पंचायत है। तो कहीं ना कहीं ये पंचायत हमेशा से विकास कार्यों में पीछे रहा है। तो हमारा और हमारी सरकार का एकदम सीधा सा स्पष्ट है कि गांव में प्रत्येक कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचे। लखनऊ में मुस्कुराए यूपी की ओर से मुस्कुराए लखनऊ चैप्टर का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर लखनऊ मेट्रो के साथ मिलकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने जीवन में उम्मीद से भरे मुस्कुराते हुए अनुभवों को साझा किया है। मुस्कुराए लखनऊ की ओर से आयोजित परिचर्चा में मुस्कुराए यूपी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धांशु राय ने बताया कि संस्था समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, फिर चाहे छात्रों को करियर में दिशा देने का काम हो या फिर शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास हो। मुस्कुराए उत्तर प्रदेश फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर वंदना निगम जी और मुस्कुराए लखनऊ के संयोजक मनीष शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो एक कार्यक्रम क्या, आज एक शुभारंभ है। आज मुस्कुराए लखनऊ की स्थापना है, जो कि मुस्कुराए उत्तर प्रदेश फाउंडेशन जो पिछले साल कानपुर में हेड ऑफिस उसका जो बना था, उसने मुस्कुराए कानपुर की स्थापना इसी वर्ष 2023 के जनवरी में, और 6 महीने के अंदर आज मुस्कुराए लखनऊ की स्थापना हो रही है। इसका मुख्य मकसद है कि हम लोग किसी शहर में हैप्पीनेस को बढ़ाएं, लोगों के जनमानस के चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट हम लोग पैदा कर सकते हैं, उसकी एक पूरी भूमिका मुस्कुराए उत्तर प्रदेश ने तैयार करी है। और आज बहुत ही शुभ दिन है जब हम चतुर्दशी वाले दिन यहाँ पे हैं, और आज मुस्कुराए लखनऊ की स्थापना के अवसर पर मुस्कुराए लखनऊ के बहुत ही जो लखनऊ के अति विशिष्ट अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें मुख्य रोल मनीष शुक्ला जी का यहाँ पे रहा है कि इन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है जो आगे आने वाले समय में एक सम्मिलित रूप से मिलकर हम लोग किस तरीके से, चाहे वो यातायात का प्रबंधन हो, पर्यटन का विकास हो, सिटी डेवलपमेंट हो, इन एरियाज़ पे हम लोग थिंक टैंक के रूप में वर्क करके एक लखनऊ को मुस्कुराता स्वरूप प्रदान करेंगे। खबर औरैया से है, जहां हीरो बाइक एजेंसी और कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से एजेंसी मालिक के अनुसार लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप तक धारण कर लिया था। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी ने कहा कि फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम थे, इसकी भी जांच कराई जाएगी। सहार थाने के अंतर्गत एक शोरूम है, जिसके ग्राउंड फ्लोर में साड़ियों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, और फर्स्ट फ्लोर में शोरूम होंडा है, और पीछे एक वर्कशॉप का, एक दुकान में आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग बुझा दी गई। किसी भी तरीके की किसी की जान की हानि नहीं हुई है। दुकान में जो सामान रखा था वो जल गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं। अब आग कैसे लगी तो मुझे खुद नहीं मालूम है। बहरहाल जब हमको इन्फॉर्म किया गया तो हम जब खोले आके तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नर में आग लगी हुई थी, उसको बुझाने की कोशिश की गई पर मैं कुछ नहीं पाई। लगभग कितना नुकसान होगा? करीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको कैसे जानकारी मिली थी? किसी के द्वारा? पड़ोसियों के द्वारा। यहाँ नियरेस्ट तो बिदुना का दमकल केंद्र है, वहाँ से गाड़ी तत्काल आ गई थी। फिर तिरवा से भी गाड़ी बुलवाई गई कानपुर देहात से, और हमारा जो सदर में है वहाँ से भी गाड़ी मंगवाई गई। तो लगभग 9 गाड़ियाँ लगाई गई और रिफिल करके भी आए। वाटर टैंकर भी चेयरमैन की मदद से और सभी लोगों की मदद से इसमें कई बुलाए गए। सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर खुद में भी नोटिस दिए गए थे, और उसको देखते हुए संबंधित कार्रवाई होने के वेट करते हुए ये घटना घटित हुई है। जो भी आकलन है वो सब कराया जाएगा, नियमानुसार इसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां रक्तदान महादान की तर्ज सामाजिक लोगों ने रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया है, और शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां रक्तदान शिविर के संयोजक ने बताया कि इस तरह का शिविर हम पिछले 9 सालों से लगाते आ रहे हैं, और हमारे द्वारा किया गया रक्तदान जिला अस्पतालों को दान दिया जाता है, जिससे अस्पताल में आने वाले आपातकालीन स्थिति में मरीजों को रक्त की पूर्ति की जा सके और समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके।
लगभग 75 लोगों के आसपास रक्तदान कर चुके हैं और अभी कुछ लोग और संख्या में शेष हैं और यह आंकड़ा लगभग 100 तक हो जाना चाहिए, ऐसा विश्वास है। और हाँ, इसमें बहुत सारी मातृशक्तियों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने और बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया है। उसके लिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो रक्त है ये कोई मशीन से बनता नहीं है, इंसान के शरीर से ही इंसान को दिया जा सकता है और एक दूसरे की ह्यूमन मदद हम कर रहे हैं, तो ये रक्त की एक यूनिट से 3 लोगों को रक्तदान किया जा सकता है। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों में अलग जगा रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करेंगे, जिससे कि भांति भांति की जो बीमारियां हैं उनसे रक्त के लिए की जो आवश्यकता है वो पूर्ति की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस